मुझे पूर्ण विश्वास है कि कलेक्टर जी, पुलिस प्रशासन और महानगर पालिका आयुक्त जो 18 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाएगा, अब आगे नहीं बढ़ेगा, इसके ऊपर गंभीरता से विचार करेंगे। मैंने इस बारे में कलेक्टर महोदय, पुलिस प्रशासन, एसपी ऑफिस और कमिश्नर साहब सभी से व्यक्तिगत तौर पे चर्चा की, बैठक की कि क्या शहर की गंभीरता है, क्या शहर की सोच है। अब वो दिन दूर नहीं कि लोग इसके अंदर, हादसे के अंदर एक आधा सुसाइड भी कर सकते हैं, पॉइजन भी खा सकते हैं। इस तरह का वातावरण निर्माण हुआ है। अब व्यापारी त्रस्त है, जो काम करने वाले लोग हैं वो भी त्रस्त है। तो 18 तारीख को लॉकडाउन खुला जाए, अगर नहीं खुला गया तो मैं भी उनके साथ रास्ते के ऊपर हूँ। मैं आंदोलन शब्द नहीं वापरूंगा कोरोना के अंदर, लेकिन रास्ते में उनके साथ खड़ा हूँ इस चीज़ का निषेध करने के लिए। कोरोना को रोकना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए अब आपको अलग रास्ता भी ढूंढना पड़ेगा। 4 महीने लॉकडाउन करके हमने देखा कोरोना रुक नहीं रहा है। खाली लॉकडाउन बोलने से कोरोना ख़त्म नहीं हो सकता है। कई सारे नियम बनाने पड़ेंगे, उसका पालन करना पड़ेगा। तो फिर हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि 18 तारीख को व्यापारियों को राहत दे, इस लॉकडाउन को आगे नहीं बढ़ाया जाए, नहीं तो मजबूरन व्यापारी और हमें रास्ते पे आना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, हमारे साथ में इस वक्त V4U एक NGOs के माध्यम से पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, इन्होंने काम शुरू किया है, ज़मीनी स्तर पर ये काम कर रहे हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे, कुछ सवालों के उनसे जवाब जानना चाहेंगे। मेहता साहब, आपने करीब 8 दिन पहले V4U इस संस्था के नाम से काम करना शुरू किया है, ज़मीनी स्तर पर आप काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इसके पहले महानगर पालिका सक्षम नहीं थी कोरोना पर जिस तरह से इलाज चल रहा था, और आपके V4U बनने के बाद में या इस तरह से आपका मैदान में उतरने के बाद से सक्षम हो चुकी है, आप उनको गाइड कर रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि प्रशासन, शासन अपने अपने तरीके से काम कर रहा था। प्रशासन की बहुत सारी प्रायोरिटी दूसरी होगी और जनता की मांग कुछ और होगी। जनता की आवाज़ जो है, जो आम आदमी, हर आदमी जो हर जगह पहुंच नहीं सकता, ये सत्य है। अगर आप कहें कि हर आदमी मुख्यमंत्री को मिल ले तो पॉसिबल है क्या? हर आदमी मेयर को जाके रोज़ मिल सके, पॉसिबल है क्या? हर आदमी डॉक्टर से तो पॉसिबल। ऐसी बहुत सारी पिछले दिनों में केसेस बढ़े। मैं ये नहीं कहता हूँ कि काम नहीं कर रहे, जब रोज़ के 10-15 तो अपने से, लेकिन जब 300 केस आने लगे और 1300 पेशेंट हुए तो शिकायतें भी बढ़ी। शिकायतें क्या बढ़ी? तो हमें खाना समय पे नहीं मिलता है, बच्चों को दूध नहीं मिलता है, पीने को गर्म पानी नहीं मिलता है, नहाने को गर्म पानी नहीं मिलता है, बेडशीट नहीं मिलती है। एडमिशन जब किसी कोरोना पॉजिटिव आता है उसको लेकर, तो उसको 4-4 घंटे तो कोई पूछने वाला नहीं होता है। जहाँ ऑक्सीजन की गरज है तो वहाँ ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलता है। वेंटिलेटर पे जो पेशेंट जाता है तो बोलते हैं वेंटिलेटर नहीं है। कितने को एम्बुलेंस नहीं मिलती है, कितने को एडमिशन नहीं मिलते। ऐसे अलग अलग, सबकी अलग अलग समस्या थी और व्यापारियों की भी अपनी समस्या थी। तो ये सब हमने जब उतरे तो हमें पता चला ये चीज़ें। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि पहल करने की ज़रूरत थी, 2 आदमी को मिलाने वाला ज़रूरत थी। अब 2 आदमी कौन थे? तो एक थी महानगर पालिका प्रशासन सत्ता और एक था प्रशासन, कमिश्नर साहब। तो सबसे पहले हमने मेयर मैडम को रिक्वेस्ट किया और मेयर मैडम का डिसीजन, हमारा भी उस डिसीजन के अंदर नक्की हुआ कि स्टैंडिंग कमेटी के जितने अधिकार है वो सारे कमिश्नर को दे दो, ताकि पैसे के लिए और प्रोसेस के लिए कभी भी काम कोरोना में रुकना नहीं चाहिए। उसके पीछे की सोच थी। बेडशीट था, हमने सजेशन किया यार 7 लाख की बेडशीट है, तो उन्हें भी नहीं मानता खाली 7 लाख लगने वाला। उनको लग रहा था बेडशीट कितनी खरीदे, लेकिन 7 लाख ओके। गर्म पानी की बात की, गर्म पानी की केटली खरीदी की जो कल आने वाला, कल या परसों आ जाएगी। हर रूम में केटली 10 बार पानी पियो गर्म, 50 बार पानी पियो। पहले 1-1 ग्लास के बांधे थे, अब वो खरीदने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके बाद खाने का प्रॉब्लम था, तो खाने के का 1 किचन की जगह आप 3 किचन कर दो, तो उन्होंने वो भी टेंडर निकाला। आज लास्ट दिन है उसका, मेरे ख्याल से कल या परसों तीनों जगह अलग अलग किचन हो जाएंगे। टेम्बा का भी और समृद्धि का भी, रामदेव पार्क का भी और डेल्टा का भी, सब जगह अलग किचन है। तो नीचे खाना बनेगा, ऊपर पहुंचाना तो गर्म भी मिलेगा और समय पे पहुंचेगा। पहले एक जगह होता था, उसका हज़ारों का पैकिंग होता था, फिर पैकिंग से लेकर ट्रक में पहुंचाना, फिर खाली करना, फिर वापस बिल्डिंग में पहुंचाना, बहुत समय जाता था। और ये एक बहुत बड़ा एक सफलता मिली कि V4U के आने के कारण, और मैं एज ए MLA काम कर चुका हूँ तो मेरे सबसे परिचय भी है, रिलेशन भी है, तो वो काम को थोड़ी गति मिली। तो ये मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ। काम तो पहले भी कोई और भी कर सकता अगर इनिशिएटिव लेता तो, लेकिन हर आदमी, आपकी अपनी एक ताकत है इनिशिएटिव लेने की। प्रेस वाले भी अपना इनिशिएटिव लेते, कुछ चीज़ लाइमलाइट लाते, काम हो जाता है। तो ये सारे काम हुए। आज भी बहुत सारे हम डेली के कमिश्नर को जो जो गतिविधियां शहर में चलती है उसका निवेदन करते हैं। मैं कमिश्नर साहब का भी धन्यवाद देता हूँ, पॉजिटिव सोचते हैं और बहुत सारी चीज़ें उन्हें लगती हैं हाँ ये सही है और इसमें नुकसान नहीं है, उसमें वो साथ देते। तो पहले भी प्रशासन, मेरा मानना है, अपने तरीके से काम कर रहा था।
लोग अपने हमारे आने से ये हुआ कि एक ब्रिज बन गया दोनों के बीच का। भाई तुम्हारी बात नहीं पहुंचती तो मैं पहुंचाता और सॉल्यूशन करता हूं। अगर आप मुझे पूछेंगे मेरे घर पे मेरा बच्चा जो है वो अभी कैसा है, क्या पोजीशन है, अब उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि रोज़ के 1000 पेशेंट को आंसर दे एग्जाम्पल, लेकिन मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा कि डॉक्टर को मुझे पता है किसको पूछना है, मुझे 10 जगह फ़ोन नहीं करना है, किसको पूछना है लेके आपको जानकारी दे देता हूँ। आप भी समाधान, डॉक्टर का भी काम हो गया, पेशेंट का भी काम हो गया। इस तरह से ये V4U टीम काम कर रही है। तो हमारे सभी युवा इसके अंदर काम कर रहे हैं। सर V4U टीम ने आने में देरी नहीं की क्या? इतने यहाँ पर जो कि संख्या बढ़ चुकी है कोरोना के मरीजों की, यहाँ पर जानी नुकसान भी काफ़ी हुआ, लगता नहीं आपने आने में देरी की V4U के मैदान में उतरने में? नहीं, ये कोई मैदान में उतरने वाली बात नहीं थी। मैंने कहा कि पहले भी कोरोना था, चल रहा था, किसी ना किसी जो जब भी आता है उसका पहला दिन ही होता है ना। और हमें ये लगा कि इतने प्रेशर, इतना फ़ोन कॉल आने लगे कि कुछ करो कुछ करो, और मदद के लिए आते थे। इसके लिए कोई पैसे के लिए करता था, कोई एडमिशन के लिए करता था। मैं बोला यार फिर ऐसे कितने लोग हैं जिसको पता ही नहीं कि कहाँ पे फ़ोन करना है। तो फिर हमने एक हेल्पलाइन जारी की, V4U मतलब एक हेल्पलाइन नंबर बनाया, एक हेल्प। आज भी अभी मैं भले यहाँ पे हूँ लेकिन हमारे 8-10 लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग काम कर रहे हैं उसके अंदर, और उस माध्यम से बहुत सारे प्रश्न छूट रहे हैं और ये अच्छी बात है। देखिए, जब तक हॉस्पिटल है तब तक समस्या रहने वाली है। तो इसके अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, आज देश में कितने सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्यों करती है? सरकार सक्षम नहीं है ऐसा है क्या? सरकार अपना काम करती है, कुछ काम होती है जो सरकार के आगे जाके बढ़ के करना होता है। तो ये संस्था के माध्यम से काम किया जा रहा है। सर, बहुत लोगों की शिकायतें हैं कि हॉस्पिटल में जो कोरोना के मरीजों को भर्ती किया जाता है, उनका इलाज चलता है, तो उन मरीजों के साथ में लूटमार की जाती है, उनसे बहुत बड़े पैमाने पर पैसा वसूला जाता है। इस संदर्भ में V4U से भी बातचीत है, लेकिन V4U इस संदर्भ में कोऑर्डिनेट या कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा क्यों सर? देखिए, ऐसा है कि इस शहर के अंदर आज के दिन में मेरे ख्याल से 14 हॉस्पिटल जो है कोरोना के लिए काम कर रहे हैं। कोरोना मतलब कोविड-19 हॉस्पिटल है, और सभी के अपने अपने ट्रस्टी है, अपने अपने ओनर है। देख सर, मेरे पास जब भी कोई आता है बिल को लेके, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ हॉस्पिटल वाले से कि आप भाई थोड़ा बहुत कम कर दो। मेरे बोलने पे, मेरे रिस्पेक्ट के हिसाब से बहुत सारे हॉस्पिटल कम करते, कुछ लोग नहीं भी करते, कुछ पेशेंट का कम होता है, कुछ का नहीं होता है एग्जाम्पल। लेकिन ये सारे प्राइवेट, इसके ऊपर डायरेक्ट मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, या मैं अब सरकार में नहीं हूँ कि मेरे सरकार कोई है। ये कमिश्नर साहब ने देखना है, और गवर्नमेंट ने जो बनाया है नियम है उसका ऑडिट करना भी म्युनिसिपल कमिश्नर का काम है। अब कमिश्नर साहब ने देखना चाहिए, जो गलत कर रहे हैं उनके ऊपर केस फाइल करे, जो ज़्यादा लगाया है उनको रिफंड देने लगा है। और ये बायलॉज के अंदर है, ऐसा नहीं कि उनको कुछ बनाना है, ये नियम के अंदर, लेकिन उसका पालन करने का काम उनका है। ना ही मेयर कर पाएगी, ना ही मैं कर पाऊंगा, ना ही आप करें। वो तो खाली जो अधिकार जिसके पास है वही उसको दिखा सकता है। तो प्रशासन का काम है कि इस हॉस्पिटल के ऊपर अंकुश लाना। ऐसा कौन व्यक्ति चाहेगा कि आपका ज़्यादा बिल आए? एग्जाम्पल, कोई नहीं चाहेगा। हर व्यक्ति चाहता है कि इस कोरोना की महामारी के अंदर लोग सेवा के हिसाब से काम करें, ये चीज़ें। और मेरी भी व्यक्तिगत यही सोच है, वो कोई भी हॉस्पिटल हो, चाहे वो फैमिली केयर हो, चाहे बुखार हो, चाहे दुस्तुंगा हो, चाहे कोई भी हो, छोटे हो कि बड़े हो, इसके अंदर वो पेशेंट को मदद करे, कम से कम चार्ज करे और सरकार के नियमों के हिसाब से करे, ये मेरी मांग है। लेकिन उस पर जहाँ तक कुछ बात है आवाज़ उठाने की, तो वो कमिश्नर के पास अधिकार है गुना दाखिल करने का, उन्होंने वो करना चाहिए। मतलब साहब, कुछ मांगे आपने मांगे रखी है मनपा आयुक्त के पास में कि जिन लोगों की मौत हुई है, जो सरकारी कर्मचारी थे या फिर ट्रैफिक विभाग के जो अधिकारी थे, उनको लेकर किस तरह की आपने मांग यहाँ पर रखी है? क्या इस बारे में बताएंगे आप? मैं मीरा भाईंदर में काम कर चुका हूँ इस नगर पालिका में, एज ए मेयर, एज ए MLA। हमारे 2 कर्मचारी जो है, रुपेश है, गायकवाड़ है, और भी शायद देखा था होगा, तो मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। ये लोग का कोरोना के समय काम करते हुए ड्यूटी पे कोरोना हुआ और उसके कारण उनकी मौत हुई है। वो सेवा दे रहे थे, उनका निधन हुआ है, और दोनों ही अच्छे कर्मठ सेवक थे। ऐसे लोगों को महानगर पालिका ने उनके परिवार का साथ देना चाहिए, ऐसे समय खड़े होने चाहिए। उनके परिवार को महानगर पालिका की तरफ से 10 लाख रुपए का आर्थिक निधि उपलब्ध होना चाहिए उनको एज ए मदद के तौर पे। ये मेरी एक डिमांड थी। प्लस वो दोनों ही परिवार के सदस्य को, जो घर में उनके नॉमिनी या वारिस है, उनको कॉरपोरेशन के अंदर जॉब मिलना चाहिए ताकि आगे उनका घर चल सके। ये एक डिमांड मैंने रखी। साथ ही जो अनिल पवार जी जो थे, वो ट्रैफिक के इंचार्ज थे, मीरा भाईंदर के PI थे, और वो भी ड्यूटी पे, क्योंकि कोरोना जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा था, तो रोड के ऊपर ट्रैफिक व्यवस्था उनके पास ही थी, और उनका भी कोरोना के कारण निधन हुआ। सरकार, उनकी पुलिस डिपार्टमेंट, गृह विभाग जो करेगा वो करेगा उनको आर्थिक में उनका। लेकिन उनकी बेटी जो है, उन्हें फ़िलहाल उस परिवार को अगर जॉब दे दिया जाए, तो मुझे लगता है कि ये शहर की तरफ से उस
अनिल पवार जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम आपके जाने के बाद भी आपके लिए खड़े हैं, आप अकेले नहीं हो, हम सब आज भी आपके साथ में हैं। और मेरे तो मित्र, और वो बहुत जन के मित्र थे इसमें, क्योंकि मीरा भाईंदर में रहते थे इसलिए कई सालों से सबके मित्र भी हैं। तो उसके लिए भी मैंने कमिश्नर से कहा है कि आप इमीडिएटली अगर उसको आज कम से कम मानधन पे रख ले, बाद में जब भी वैकेंसी आएगी तब उसको आप एडजस्ट करें, ये भी डिमांड मैंने रखी है। सर एक आखिरी सवाल, पूरे हमारे महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा आज सुर्खियों में है तो मालेगांव शहर है, जो कि एक मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है। मालेगांव पैटर्न के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ही बताऊंगा कि वहाँ पर कलेक्टर ने ऑर्डर निकाले थे कि जितने भी छोटे मोटे मोहल्ले में जो क्लिनिक चलाने वाले जो BOMS डॉक्टर है, यूनानी डॉक्टर है, इनको दोबारा शुरू किया जाए, अपनी क्लिनिक खोलने के उनको ऑर्डर दिया गया। और अगर नहीं खोलते तो उनका लाइसेंस कैंसिल करने का वहाँ पर इस तरह से ऑर्डर था। साथ में वहाँ पर वो लोकल पैमाने पर जो एक काढ़ा भी उन लोगों ने अपनाए थे। दो चीज़ें थी, क्या आप इस संदर्भ में कुछ पहल कर पाएंगे कि उस पैटर्न को हमारे मालेगांव हमारे मीरा भाईंदर शहर में भी लाया जा सके? कल ही मैंने अपने फेसबुक लाइव पे कहा था कि जितने भी डिस्पेंसरीज है, क्योंकि कोरोना को छोड़ दीजिए, बाकी बीमारियां आज भी वैसी की वैसी है ना, ऐसा नहीं ना कि कोरोना आया तो बाकी बीमारियां ख़त्म होगी। तो हर डिस्पेंसरी हो, चाहे क्लिनिक हो, चाहे छोटे हॉस्पिटल हो, ये सबको खोलना चाहिए। वो इलाज के लिए कोरोना से बैठ के डर के कारण बंद रखना ये उचित भी नहीं है, और स्पेशली ये प्रोफेशन के अंदर तो मुझे लगता है उचित भी नहीं है। प्रिकॉशन के साथ उन्होंने खोलना चाहिए, ये मेरी मांग है। और मैंने कहा कि कमिश्नर ने ज़रूर इस प्रकार के आदेश निकालने चाहिए कि जिसके अंदर नियम के अंतर्गत जो हो उसका पालन हो। और जहाँ तक आपने काढ़ा की बात की तो मैं तो उस पर बिलीव भी करता हूँ। आज भी कहते हैं, एक कहावत है, दादा दादी के नुस्खे, नाना नानी के नुस्खे, ये जो है पहले के लोग ज़्यादा क्यों जीते थे आज, क्योंकि पहले के लोग सब जो है एक परंपरागत आयुर्वेदिक हो, ये सब चीज़ें हो, क्या खाना चाहिए इसके ऊपर उनको पता था। लेकिन आज हम इतने मॉडर्न हो गए कि उस पर विश्वास नहीं कर पाते। तो एक्चुअल तो साइंस वही है, दवाई में वही चीज़ आती है। आज मेरे घर में भी अगर मैं निकलता हूँ तो घर के अंदर सूट की गोली है, इम्यूनिटी पर दूध के अंदर हल्दी है, ये सब मैं भी लेता हूँ उसके अंदर। तो ये उसी का एक पार्ट है काढ़ा भी। तो जिन लोगों ने बनाया, अगर मेरी बात करें तो पूछे, बाकी तो कमिश्नर ने वो डिसीज़न देना है, उसके अंदर मैं कोई ऐसा पर्सन नहीं हूँ कि उसको ऑथेंटिक कर सकूँ। लेकिन सजेशन तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा लोगों को कि कोरोना से डरिए मत, प्रिकॉशन लेना शुरू कीजिए। इम्यूनिटी पावर आपकी बढ़े, चाहे फिर वो काढ़ा हो, चाहे घर का कोई काढ़ा हो, सूट हो, आपका हल्दी वाला दूध हो, या और किसी तरह के, इसी तरह से आपके जो दादा दादी, नाना नानी या जो बड़े आपको सजेस्ट करते हैं उसका पालन करें। बच्चे जनरली आजकल करते नहीं है। जो बच्चे आज के, उनको हल्दी वाला दूध पिलो तो बोलता है कहाँ हल्दी वाला दूध, कहाँ सूट की गोली। तो उनको कहूँगा जान से बड़ा कुछ नहीं है। धन्यवाद। यह है नरेंद्र मेहता, जो पूर्व विधायक थे बीजेपी के। इन्होंने भी काढ़े को इस्तेमाल करने की सलाह दी है, और साथ में इन्होंने मांग भी रखी है मनपा आयुक्त डॉक्टर विजय राठौड़ से कि यहाँ पर मालेगांव पैटर्न की तर्ज पर कोरोना पर काबू करने के लिए काम किया जाए। आप देख रहे हैं अजीम तांबुली और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।